चलिए दोस्तों, आज हम एक और लाइव मॉक का सॉल्यूशन लेके हाजिर हैं आपके सामने, जो कि ऑलिव बोर्ड का था। सैटरडे और संडे को रहता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उसको। उससे पहले आपको टोटल जो भी स्कोर रहा हो उसको आपको लिखना है, और क्वांट सेक्शन में जो भी स्कोर रहा हो उसको नीचे मेंशन करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा था 11 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत इतना है। छठी संख्या तथा 81 और 54 के महत्तम समावर्त का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आपको देखते ही समझ में आना चाहिए 27, क्योंकि 27 दिया 81, 27 दूनी 54। अब निकालना है छठी संख्या। अब एक चीज देखो, यहाँ पर 11 संख्याओं का एवरेज 60 है और पहली 5 का 55 है, अंतिम 5 का 62 है। अब ये जो छठी संख्या है वो इन दोनों में अलग अलग है, यानी कि 11 नंबर थे, वो नंबर इंक्लूड नहीं है जो नीचे के एवरेज दिए गए। कभी कभी इंक्लूड वाला दे देता ना, कह देता है कि ये 60 है, शुरू के 6 का एवरेज कुछ दे देगा, लास्ट के 6 का एवरेज कुछ दे देगा। यहाँ पर तो नंबर कितने हो गए, 12 हो गए, तो वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लूड वाली तो कंडीशन है नहीं। अब एक चीज देखो, ये वाला जो भी एक नंबर था उसके पास 60 तो रहा होगा। अगर ये 60 नहीं रहता तो 11 का एवरेज 60 नहीं आता। लेकिन ये भाई साहब ये क्या किए, ये कम लेके आ गए। एक आदमी एवरेज का मतलब प्रत्येक होता है, एवरेज में 5 कम, टोटल 5 लोग, ये कितना कम हो गया, 25। अब एवरेज मेंटेन करने के लिए इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। भरपाई कौन करेगा, जो बेचारा ये अकेला रह गया, यानी कि इसको 25 लाना पड़ेगा। ठीक है, ये भाई साहब ज्यादा ले आए, कितना, 60 से 2 ज्यादा, 1 लोगों में, 5 लोगों में ये 10 ज्यादा ले आए। अब ये एवरेज फिर गड़बड़ कर देंगे, ये ज्यादा लेके आए, ये कम लेके आए, यानी कि ज्यादा वाले को कम करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा हमारा हिसाब किताब। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये हमारा छठा नंबर, यानी कि 6 नंबर हो गया। बस 60 20 80 5 85, 85 10 गया, यानी कि 75। तो हमें 75 प्लस का 27, इसका हमें औसत बताना था। 7 5 12 हो गया और 7 2 9 1 10 हो गया, यानी कि क्या बना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, सीडी क्या है, एंगल वाइज सेक्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब कितना आसान सवाल हो गया, बीडीसी हमसे पूछा गया तो ये वाला एंगल। अब एक चीज बताओ, ये वाला जो पूरा एंगल है वो कितना आ जाएगा, वो 70 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया, ये 35 हो गया, आधा आधा। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल किसका हो गया, एडीसी ट्रायंगल का। तो एक्स बराबर 74 प्लस का 35 हो गया। जैसे ही 5 4 9 किया, आंसर लगा देना था यूनिट डिजिट देख के। अगला सवाल, आप इस सवाल को देखो भाई, ये सवाल आपको अगर नहीं आता तो आंसर आपको लगा देना था cos 45 का, क्योंकि यहाँ से ये बनना नहीं है। cos में 60 की, सॉरी 30 की वैल्यू होती है, ये बनना नहीं, ये 60 की वैल्यू होती, कहीं से 60 दिख रहा था आपको, और यहाँ पर √3, ये तो cos में कहीं आता नहीं। इसके अलावा सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, cos 144 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस का 36 डिग्री हो गया, ये 144 बनाएगा। 180 पे चेंज तो होता नहीं, यानी कि cos का cos रहेगा। और ये यहाँ से देखो, ये हो गया 90, इधर आ जाएंगे 180, इस क्वाड्रेंट में ये बना होगा जाके 144 कहीं ना कहीं, तो इस क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, यानी कि माइनस का 36 हो गया। तो ये वाला इससे पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरीके से 75 और 105 को जोड़ेंगे, 180 हो रहा है, ऐसे ही ये कैंसिल आउट हो जाता, तो केवल ये बचता, आंसर आ जाता 1/√2। तो ये चेंज करना आपको आना चाहिए। अगला सवाल, पी के व्यय और बचत का अनुपात इतना है, आय में इतनी की वृद्धि, बचत में इतनी की वृद्धि, तो उसका व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस टाइप के सवाल देखो हमने कराए थे। ये 10 क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और 7 क्या हो गया, ये सेविंग हो गया, यानी कि टोटल इनकम कितनी हो गई, 17 हो गई। 10 की वृद्धि इनकम में परसेंटेज लिख दो, 20 की बचत में यहाँ लिख दो, और इसमें x हो गया। अब इनका गुणा करेंगे तो 170, बराबर में इनका गुणा किया 10x, प्लस में हो गया 140। ठीक है, ये एक सबसे शॉर्ट अप्रोच होती है इसको करने की। अब इधर आ जाएंगे, 7 से 4 गया तो 3, 10 ये हो गया, और ये प्लस का आया, इसका मतलब x बराबर 3% की, ये वृद्धि की बात कर रहा है। अगर माइनस आता तो ये कमी की बात हो रही होती। तो इसी तरीके से इसको शॉर्ट अप्रोच में कर लिया करो। अगला सवाल, 15 और 10 विमाओं वाली आयताकार शीट से इतनी भुजा वाले 2 वर्ग काटे जाते हैं, से शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान हो गया भाई, देखो पूरे का आयत का इतना था, उसमें से 6 स्क्वायर 1 वर्ग का, हमें 2 वर्ग मिल गए, यानी कि 150, 36 दूनी कितना हो गया, 72 हो गया, 10 से 2 गया 8 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 78 आंसर। अगला सवाल, एक आयताकार हौज के आधार का परिमाप इतना है और इसके आधार की विमाओं के बीच का अनुपात इतना है। यदि टंकी जल से भरी है तथा उसमें इतने सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पूर्ण रूप से डुबोया जाता है,
तो टंकी के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। सबसे पहली बात तो इसमें अगर कोई घन डाला गया है तो मान लो यहाँ तक पहले से भरा था और ये इतना उठ गया घन डालने के बाद, तो जितना उठा ना इतने का ही वॉल्यूम, यानी कि ये LVH कुछ रहा होगा, इतने का ही वॉल्यूम उस घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। जो घन उसमें डाला गया उसकी वजह से जितना पानी बढ़ेगा। सिंपल हो गया। अब देखो 8 7 15, हमें एक चीज पता है कि वॉल्यूम बराबर करना है, तो AL इंटू में B इंटू में H। ये LB क्या हो गया, ये आधार की विमाएं यानी कि आयता का एरिया हो गया, यानी कि ये 8x इंटू में 7x, और हाइट हमें निकालनी थी और इसका बराबर हो जाएगा 1.4 की पावर में 3 ये वॉल्यूम। अब हमें x के मान निकालने, देखो 8 7 15 दूनी 30x बराबर में 150 दे दिया था, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3 पंजे 15 आ गया। तो यहाँ पर मान रखेंगे 1.4 इंटू में 1.4 इंटू में 1.4 अपॉन में कितना हो गया, 8 गुणे में 7 गुणे में 25 हो गया। अब कैलकुलेशन की बात आती, देखो आसानी से कैलकुलेशन करो, इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, 4 दूनी 8 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, 14 14 में 196। बस इतना ही लिखा ना, ऑप्शन में वो चाहता ही नहीं कि आप जीरो को पॉइंट को वैल्यू दो, सॉरी 196 आंसर, वो चाहता ही नहीं। वो अगर चाहता ना तो ऐसे लिखता ना 196.196.00196 इस तरीके से लिख के देता, लेकिन वो पॉइंट को वैल्यू ही नहीं देना चाहता, तो हम भी क्यों दें। बात खत्म। अगला सवाल, एक बेलन का आयतन इतना है, बेलन की ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है, यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी पहले तो 2 1 3 7 7 14, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 7 5 12, ये भी हो गया, 1 1 2 7 6 13, ये भी हो गया, 3 1 4 हो गया, 8 7 15, 15 से 4 गया 11, यानी कि तीनों हो गए। लेकिन यहाँ पर हाइट भी तो आ रही है 13, यानी कि 13 का भी मल्टीपल तो होना चाहिए, और यहाँ पर 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखोगे 22/7 इंटू में R इंटू में 13, यानी कि ये तो नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि 2 का मल्टीपल भी तो हमें चाहिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे भाई, 13 के मल्टीपल अब इन दोनों में चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 13 एकम 13, 4 बचा, फिर 13 तिया 39, 2 बच गया, आंसर लगा दो। इधर करेंगे, देखो 38 लिखा है, 4 बचा था, 13 तिया 39, 4 बचेगा, 48 में 13 का भाग जाएगा नहीं, कैंसिल आउट। इसके अलावा सिंपल सा आपको पूरा सोल्यूशन आना चाहिए। आयतन πr²h, यानी कि 22/7 R² इंटू में 13 बराबर में 18018 हो गया। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना है 7, फिर 66 4 बचा, फिर 11 तिया 33 हो गया, 8 बचा, ये 88 हो गया। इधर करेंगे तो 2 8 16 हो गया, 2 एकम 2, 2 में 18 हो गया, 13 6 78, 13 तिया 39 हो गया। तो R² बराबर में 7 गुणे में 7 गुणे में 9, यानी कि R बराबर में आ गया कितना, 21 आ गया। अब यहाँ पर भी देखो आप आसानी से कर सकते हैं, 2πRh हो गया। जब आपको पता है कि रेडियस 7 होती है तो 2πr का मान 44 होता है। यहाँ पर 21 3 गुना, तो ये भी 44 गुणे में 3 हो जाएगा, यानी कि ये 44 गुणे में 3, और हाइट हमको 13 दे दी थी, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यूनिट डिजिट 6 एक ही जगह था, आंसर लगा दो। यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, ठीक है, कह रहा था 8 से 11 के बीच ही, यानी कि 8 से ये 8 बजे हो गया, ये 9 हो गया, यानी कि यहाँ तक 11 बजे तक हो गया, यानी कि 136 128 और 192 हो गया। फिर कह रहा था कि GT रोड से गुजरने वाले वाहनों की संख्या अपराह्न 2 बजे से 5 बजे के बीच, तो भैया 2 बजे तो ये रहा, 5 बजे ये रहा, यानी कि 156 132 और 112, यानी कि 6 2 8 2 10 हो गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया, 3 1 4 हो गया। इधर करेंगे तो 8 6 14 और 2 16 हो गया, हाथ से लगा 1 4 जो 6 9 6 15 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। देखो यहाँ से ऑप्शन से भी देख लो, यहाँ पर 50 दिया गया था, यानी कि 8 से भाग करना है, तो 8 पन्ने 40, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40। अगला सवाल, पाइप A एक टंकी को 27 घंटे में भर सकता है, पाइप B समान टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला जाता है, जिसमें पाइप A को पहले खोला जाता है, तो टंकी 75% भाग भरने में लगने वाला समय। तो सिंपल सी बात भाई, 27 और 36 दिया था, अब इनका आता है एलसीएम लेना पड़ेगा, A और B। अब देखो यहाँ से हमने 9 ले लिया, इधर क्या बच गया 27, लिख लो 36, 9 तिया 27, 9 चौक 36, डायरेक्ट इफिशियंसी वे आ गई, क्योंकि 4 गुणे में 3 ये एलसीएम हो गया, इसकी इफिशियंसी हो गई 4 और इसकी इफिशियंसी डायरेक्ट हो गई 3।
ठीक है, इसमें स्टेप्स कटिंग आप कर सकते हैं अच्छी खासी, बस इतना ध्यान रखना। अब कह रहा था उन्हें 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से ए को पहले खोला गया, तो ए हो गया, बी हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब 9 गुणे में 4 गुणे में 3 75%, 25 3 75, 25 चौकू 100 कैंसिल आउट हो गया, 3 त्रिका 9 नेम 81 हमें काम करवाना है। तो भैया ये 7 काम कितने घंटे में हो रहा था? 2 घंटे में हो रहा था। 81 तक पहुंचने के लिए 12 सत्ते 84 ज्यादा हो जाएगा, 11 से करेंगे 11 सत्ते 77 हो गया, यहाँ पर लिखो 2, तो यहाँ पर भी 11 है, यानी कि 11 दूनी 22 घंटे हो गए। अब यहाँ पर देखो 77 और 81 काम बचा कितना? अभी 4 काम बचा है। अब ये करेगा कौन आके? ये 4 की इफिशियंसी से ये कर दे आके, यानी कि 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल 23 दिन लगेंगे, सॉरी 23 घंटे। अगला सवाल, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः इतना और इतना प्राप्त होता है। बहुत आसान है भाई, 46, 8 से 6 गया 2, 0 7 9, माइनस कर देंगे 37, 13 से 7 गया तो 6 हो गया, और 4 से 3 गया 1 हो गया, 3 हो गया 8 हो गया, यानी कि ये दोनों नंबर ऑप्शन में दिए गए नंबर से डिवाइड होने चाहिए, बस। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसमें देखें तो 2 छक्के 12 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें 97 के पास पहुंचना है। 13 सत्ते 91 होता है, तो इसमें अगर 7 का गुणा करेंगे 7 छक्के 42, यूनिट डिजिट से काम हो रहा है। यहाँ पर करोगे 7 दूनी 14, ये नहीं मिलेगा 2, 7 अट्ठे 56, यहाँ पर ये 6 तो मिल रहा है, लेकिन ये 2 कहाँ चला गया? ये तो गायब हो गया ना। हो सकता है कि वो अलग चल रहा हो, तो यहाँ पर भी अभी जा सकते हैं, क्योंकि हमें एक यूनिट डिजिट इसकी मिल गई। यहाँ पर करेंगे 7 चौक 28, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, यानी कि हमारे पास 2 नंबर आ गए, 1386 और 1388। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 7 छक्का 42 हो गया, 7 अट्ठे 56 60 हो गया, 13 सत्ते 91 97 हो गया। अब देखो इस वाले नंबर से ये छोटा है, यानी कि हम इससे क्या करें, इसमें गुणा 6 का कर लें, 6 36 हो गया, 6 48, 48 और 4 52, सॉरी 48 3 51 हो गया, और 13 छक 78 और 5 83 हो गया। बस आंसर लगा दो। डिटेल में क्यों इतना जाना है? आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 2 उम्मीदवार ए और बी के बीच आयोजित हुए चुनाव में डाले गए कुल मत इतने थे। यदि डाले गए कुल मतों में से 10% अवैध है और ए को कुल वैध मतों के 64% मत मिले, तो ए और बी को प्राप्त वैध मतों के बीच अंतर कितना है? देखो भाई, कुल मत कितने थे? 24,000 थे, उसमें से कुल मतों से 10% अवैध हो गए, यानी कि इसमें 90% ही तो बचे थे वैध वोट। फिर कह रहा था कि जो ये वोट है ना, उसमें से 64% ए को मिले, इसमें से 64% ए को मिले, तो भैया दूसरे को कितने मिले होंगे? 36% मिले होंगे। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा था। 14 से 6 गया तो 8 हो गया, और 5 से 3 गया तो 2 हो गया, यानी कि 28% का हमें मान निकालना था। बस कैलकुलेशन कर लो भाई, पहले तो यहाँ से ये हटा दो, यानी कि 240 गुणे में 90 गुणे में 28 बटे में 100 हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए 2 जीरो से। फिर इधर करेंगे 9 अट्ठे 72 हो गया, हासिल लगा 7, 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ देंगे तो 25 हो गया, गुणे में 24, 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 पंजे 120 और 4 124, हासिल लगा 12 हो गया, 24 दूनी 48 और 2 50 और 10 60 हो गया। आंसर आ गया 6048। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की x% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए इतने का निवेश किया। यदि निवेश से प्राप्त कुल ब्याज रुपए 6120 है तो x का मान क्या होगा? अब इसमें बताओ हम क्या ही करवा दें आपको, कुछ बचा है क्या? ब्याज आपको इतना दिया था, डायरेक्ट आपको देखो 12 3 36 हो रहा है। अब यहाँ पर 36 से डिवाइड करोगे 6 में ऐसे का मल्टीपल करो कि 2 मिल जाए, तो देखो 7 छक्का 42 से मिल रहा है, 15 छक्का 90, 15 3 45, 9 नहीं मिलेगा, 9 छक्का 54 से भी नहीं मिलेगा, 13 छक्का 78, आंसर लगा दो 17। भाई इसमें हमने 17 किया, 7 छक्का 42 यूनिट डिजिट मिल गया, 17 छक्का 102, हासिल लगा 10, 17 तिया 51 और 10 61 हो गया। बस फार्मूला लगा लो, या तो पीआरटी अपॉन में 100 बराबर में 6120, तब कर लो। अगला सवाल कह रहा था एम के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निम्नलिखित निकाय का कोई हल नहीं है। तो देखो सबसे पहले कोई निकाय का हल नहीं हो तो a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 और इज नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन में c2। ठीक है, निकाय के हल नहीं होने के ये होता है रूल। अब ये आता कहाँ से? a1 x हो गया प्लस का b1 y हो गया प्लस का, यहाँ पर c कर लेते हैं, c1 बराबर में 0, इधर हो गया a2 x हो गया प्लस का b2 y हो गया प्लस का c2 बराबर में 0 हो गया। अब यही चीज हमें पकड़ना है कि a1 और b1 ये है कहाँ पे। अब यहाँ पर देखो ये वाला पूरा, सॉरी कहाँ चला गया, एक सेकेंड, ये x के साथ हमें देखना ना,
तो ये हो गया हमारे पास A1, ठीक है, ये हो गया B1, ये हो गया C1, इधर करेंगे तो ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। बस इतना ध्यान रखना यहाँ पर सारे प्लस होते हैं, अगर इधर माइनस है तो हमें माइनस में ही मान लेना पड़ेगा। तो A1 का मान 3 हो गया, A2 का मान m हो गया, B1 का मान माइनस m माइनस का 2 हो गया, ठीक है, और B2 का मान माइनस का 8 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 8 तिया 24 हो गया, बराबर में m स्क्वायर हो गया माइनस का 2m हो गया, यानी कि m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 24 बराबर में 0। अब 24 के x से फैक्टर करो कि गुणा करने पर माइनस का 24 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए। तो आपने एक चीज देखी, 6 चौक 24 होता है, माइनस का 2 चाहिए तो हमें केवल 6 माइनस कर दें, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि अब क्या करते हैं, m के मान निकालने हैं, उससे पहले अब इनके क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। और फिर इसके अलावा भी m के कोफिशिएंट से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 1 था, तो 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 4। अगर इतना नहीं कर पाते तो आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लेनी थी। 6 36 हो गया, 6 दूनी 12, 36 12 का डिफरेंस 24 आ रहा था, सेटिस्फाइड करवा लेते वहां से। बाकी तो आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। अगला सवाल, ये देखो, ये भी आसान है। यहाँ से निकालना क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से साफ दिख रहा था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा, √3 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 हो गया, माइनस में 2 दूनी 4x हो गया, बराबर में 3 हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर में -1। अगला सवाल, एक साथ 4 दोस्त निशु, अभी, सेन और अमन ने एक जिम खोलने के लिए निवेश किया। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को इस प्रकार साझा किया गया कि निशु का लाभ का हिस्सा अभी के लाभ का हिस्सा बराबर में अभी के लाभ का हिस्सा, सेन के लाभ का हिस्सा बराबर सेन के लाभ का हिस्सा बराबर अमन के लाभ का हिस्सा 2/3। यदि कुल लाभ इतना है तो अमन का लाभ का हिस्सा बताना है। तो सिंपल है भाई, देखो, निशु और ये अभी था, इधर कौन था, अभी था और सेन था, फिर सेन था और कौन था, अमन था, ठीक है। यहाँ पर अभी लिख लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ये ठीक है। अब ज्यादा स्पेलिंग पे मत ध्यान देना, यहाँ ABHI लिखा, मैंने ABI लिख दिया। ये 2:3 था, यहाँ पर भी 2:3 था, यहाँ पर भी 2:3 था। अब हमें इनका रेशियो इक्वल करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे। अब इधर 81 2 5 0, यहाँ पर ये देख लो कहीं मल्टीपल तो नहीं कुछ मिल रहा है, 8 1 9 5 2 7, 8 7 15, 9 7 16, नहीं कुछ भी नहीं। तो बराबर कर लेते भाई, इनको किया पहले, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, इनको बराबर करेंगे तो ये 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इधर करेंगे तो ये तो 12 हो ही चुका है, 6 तियाँ 18, 9 तियाँ 27 हो गया। जोड़ लो इनको, 12 8 20, 20 10 30, 30 20 50, 50 और 8 58 और 7 65 हो गया, बराबर में दिया था ये, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, अमन का लाभ, यानी कि अमन तो हमारा लास्ट वाला था, यानी कि ये 27 का मान। तो यहाँ पर 13 पंजे 65 हो गया, 13 छक 78, 3 बच गया, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 0 आ गया। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 कर लो, या तो भाग ही कर लो, ज्यादा सही है। 5 एकम 5 हो गया, 1 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बच गया, 55 25, 0 गुणे में 27 हो गया। तो 0 हो गया, 27 पंजे 135 हो गया, हासिल लगा 13 हो गया, 27 दूनी 54, 54 और 3 57 और 10 67 हो गया, 7 5 0 एक ही जगह तो लिखा था, ठीक है। और 27 एकम 27 6 33 हो जाएगा। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, देखो, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 180 हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, इधर 129 हो गया, प्लस का 18 हो गया, यानी कि 9 8 17 हो गया, 147 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार का दावा है कि वह अपने वस्तुओं को X% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% कम वस्तुओं देता है। यदि उसका समग्र लाभ 20% है तो X का मान बताना है। देखो, ऊपर जो भी ग्राहक से हम लेंगे वो हम ऊपर साइड लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ग्राहक से जो भी होगा, और दुकानदार यानी कि जो शॉपकीपर का होगा वो यहाँ से नीचे से लिखेंगे। तो एक चीज समझो, उसने कहा कि X% की हानि के, यानी कि अगर दुकानदार ₹A की चीज खरीद के लाया, वो ₹20 की बेच रहा है, यानी कि लॉस पे, हमें नहीं पता। लेकिन उसने वजन क्या किया, 25% कम, यानी कि उसने पैसा ग्राहक से तो 100 का ले लिया, 25% कम यानी कि 75% की चीज दी अपने पास से। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, 20% का लाभ, यानी कि 100 से 120 बढ़ा दो, बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 चौकू 100 हो गया, 25 तियाँ 75 हो गया, और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, ठीक है। 0 से एक 0 काट दो, यानी कि यहाँ पर हो गया 9/10। तो यहाँ पर क्या हो रहा था उसे,
लॉस हो रहा था, यानी कि जो b अपॉन में a माना था वो उसका मान 9/10, यानी कि 10 की चीज वो इतने में बेच रहा था, यानी कि 1/10 गुणे में 100, यानी कि वो 10% लॉस में चीज बेचने का दावा कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में तो वो प्रॉफिट ले रहा था, चीजें कम दे रहा था ना। अगला सवाल, यही तो नहीं होता मॉल वगैरह में, ध्यान रखना। एंथोनी एक निश्चित कार्य को करने के लिए वास्टियन से 5 दिन अधिक लेता है और वह समान कार्य को करने के लिए कैथरीन से 9 दिन अधिक लेता है। एक साथ एंथोनी और वास्टियन कैथरीन के द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के समान समय में कार्य कर सकते हैं, तो एंथोनी को इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। देखो, इस सवाल को करने के लिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे करोगे, जैसे अगर P प्लस Q कोई काम कर रहा है x दिन में और P कर रहा है x प्लस A दिन में, Q कर रहा है x प्लस B दिन में, अगर हमें x निकालना हो तो उसका मान √AB होता है। बस इसी को आपको लगाना था, आपका आंसर आ जाना था। यहाँ पर एंथोनी को A ले लो और वेस्टियन को B ले लो, कैथरीन को C ले लो। अब यहाँ पर जब ये लाइन थी ना, ये वाली लाइन, ये लाइन जो कह रही है वो क्या कह रही है कि एंथोनी और वास्टियन कैथरीन, यानी कि अगर ये काम कर रहा है, यहाँ पर कुछ और ले ले, वहां पर तो x ले लो, ठीक है, x ये x दिनों में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो, एंथोनी कैथरीन से 9 दिन अधिक लेता है, यानी कि एंथोनी ये 9 दिन अधिक लेता है, ठीक है, और बास्टियन से 5 दिन अधिक लेता है, यानी कि ये 5 दिन कम कर दें, x प्लस का 4 बचा यहाँ पर, समझ गए ना बात को। ये भैया 5 दिन हमने माइनस कर दिए इसमें से। अब सवाल देखो कितना आसान बन गया। a प्लस बी कोई काम कर रहा है x दिन में, a काम कर रहा है x प्लस 9 दिन में, b काम कर रहा है x प्लस में 4 दिन में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 9 गुणे में 4, यानी कि 6 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था एंथोनी को। भाई एंथोनी भाई साहब कहाँ है, ये है, यानी कि 6 प्लस का 9, आंसर क्या आ गया, 15। ठीक है, अगला सवाल, ए एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी से इतना अधिक कुशल है, तो एक साथ ए बी द्वारा कार्य कितने दिनों में सफल होगा। भाई बहुत आसान है। 150% का मतलब क्या होता है, 150 बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 3 बढ़ के 5 हो जाएगा। दोनों की क्या आ गई, ये इफिशियंसी आ गई। ए 28 दिन में काम कर रहा था, 5 की इफिशियंसी से टोटल वर्क आ गया, दोनों मिलकर करेंगे 7 से भाग, 7 चौक 28 हो गया, 5 चौक 20। अगला सवाल, ये देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत बार बताया है कि देखो साइन कॉस में चेंज होता है कब, जब क्वाड्रेंट वाला रूल लगाते हैं। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, और यहाँ पर क्या बचा, कोसेक, कोसेक आपका होता है सेक में। कभी भी ये अगर इक्वल में लिखे हो, यहाँ पर थीटा हो, यहाँ पर अल्फा हो, यहाँ पर थीटा हो, यहाँ पर अल्फा हो, यहाँ पर थीटा हो, यहाँ पर अल्फा हो, तो तुरंत क्या करना है, थीटा प्लस का अल्फा बराबर में 90 डिग्री पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 2 थीटा प्लस का थीटा माइनस का 36 बराबर में 90 हो गया, यानी कि 3 थीटा बराबर में 90 प्लस का 36 हो गया, यानी कि थीटा बराबर में 30 प्लस का 12 हो गया, यानी कि 42 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। समान ट्रेन को 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त है, रीजन उसके पीछे है, समान ट्रेन को चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, लेकिन भाई साहब ये तो बताया नहीं है कि वो एक ही साइड चल रहे हैं या विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, अब इसको देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया गया था, mn 5x दिया था और mp दे दिया था 3y प्लस का 28, no दे दिया था, x दे दिया था और op दे दिया था 2y, और यहाँ पर एंगल m, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब ये जब एंगल बाइसेक्टर है तो एक चीज आपको पता है कि 5x अपॉन में x, जो रेशियो इसका होगा भाई 3y प्लस का 28 अपॉन में 2y का रेशियो होगा, यानी कि 5 दूनी 10, 10 से 3 गया तो 7y, यानी कि y बराबर में डायरेक्ट कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब y बराबर 4 लिखोगे यहाँ पर तो 8 हो गया, इधर 4 तियां 12, 28 और 12, यानी कि ये 40 हो गया। अब इसमें भाई थोड़ा और समझ लो, क्या समझोगे भाई, जब एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, यानी कि ये वाला एंगल तो और बराबर हो जाएगा, और ये भुजा दोनों में कॉमन है, यानी कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गए, यानी कि त्रिभुज NOM सर्वांगसम हो गया, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, MOP हो गया। यानी कि 90 के सामने अगर 5x है तो ये 5x बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं MN बराबर में होगा MP हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर 40, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अगर वहां से नहीं करना चाहते तो एक चीज तो बताओ कि ये भैया थीटा के सामने, ये थीटा के सामने, तो x बराबर 8 तो डायरेक्ट यहाँ से भी आ गया,
बस अब क्या करना था भाई, मान रखना था 2 गुणे में 8 माइनस का 4, 8 दूनी 16 में से 4 गया 12 आंसर। अगला सवाल, सितंबर में एक्स द्वारा प्रदर्शित फिल्मों की कुल संख्या तथा एक साथ अगस्त और अक्टूबर में वाई द्वारा प्रदर्शित फिल्मों की कुल संख्या का योग कितना है। तो पहले तो एक्स वाले को भाई पकड़ो, सितंबर में भैया इसने 900 कर दी प्रोड्यूस, फिर अगस्त और अक्टूबर में वाई द्वारा यानी कि इन्होंने 2200 कर दी, तो 9 2 11 यानी कि 3100। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई यस यानी कि हमें सम निकालना है सीरीज का। अब यहाँ पर 20 पद हैं, अगर हमें पद निकालना हो किसी सीरीज में तो क्या करते हैं भाई, लास्ट टर्म लिखते हैं यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस का फर्स्ट टर्म और उस सीरीज का डिफरेंस करते हैं और प्लस में 1 बराबर में जो भी टर्म होते हैं वो एन टर्म होते हैं, जो भी होते हैं वो आ जाते हैं निकल के। तो लास्ट टर्म यहाँ पर हमें 117 पता, भाई सीरीज आगे से लिखोगे ना तो 117 माइनस का फर्स्ट टर्म जो कि हमें नहीं पता उसको ए मान लेते हैं, इधर से हम लेके चल रहे, ठीक है, इसको ए मान लिया। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 6 का, यहाँ से देखो 6 का, तो 6 प्लस में 1 बराबर में क्या हो गया 20 हो गया, क्योंकि 20 टर्म यहाँ पर हमको दिए गए थे। तो यहाँ पर करेंगे 20 से 1 गया तो 19 हो गया, 19 छक्का 114 हो गया यानी कि 117 माइनस का 114 बराबर में हो गया 7 से 4 गया 3 यानी कि ए का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो कितना आसान हो गया, ये आपको 3 पता है और ऐसे डिफरेंस सेम है, ये 117 पता है, तो एवरेज लिखोगे तो 3 प्लस का 117 हो जाएगा बटे में 2, ये एवरेज हो गया, टर्म टोटल 20 है, बात खत्म हो गया, यानी कि 1200 आंसर। भाई पहले ये निकाला एवरेज और टोटल 20 टर्म थे, 20 का गुणा कर दिया तो सम आ जाएगा निकल के। सवाल में कुछ था, कुछ भी नहीं। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 3 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु 20% के लाभ पर 1200 में बेची, दूसरी 50% की हानि पर 3600 रुपए में बेची और तीसरी वस्तु 30% की हानि पर इतने रुपए में बेची, उसको होने वाली लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो हमसे एग्जैक्ट रुपए में पूछा तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर लेते। देखो 100 की चीज होती है 120 के लाभ में बेचते तो इतने में प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 20 रुपए का हुआ। अगर मान लो ये 100 की चीज दूसरी होती 50 की हानि तो इतने में बेचते यानी कि हानि 50 रुपए की, तीसरी में भी यही कंडीशन होती 30 की हानि यानी कि 70 में बेचते तो 30 हो गया, यानी कि 120 बराबर में यहाँ पर हमको 1200 दिया था तो 20 बराबर निकालते तो प्रॉफिट आ जाता, ये कैंसिल आउट यानी कि 200 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 50 बराबर में हमको दिया था 3600 और यही 50 बराबर निकालते तो ये क्या हो गया 3600 लॉस हो गया। यहाँ पर हमें 70 बराबर दिया गया था 4900, अगर हम 30 बराबर निकालते तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 7 बार चला जाता और 7 या 2100, ये क्या हो गया ये भी लॉस हो गया। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो माइनस का 3400 और इन दोनों को जोड़ देंगे 0 0 4 1 5 3 2 5 यानी कि 5500 का हमें क्या हुआ लॉस हुआ है। अगला सवाल, चलिए ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सोल्यूशन आपको कैसा लगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला कि नहीं मिला, और स्कोर जरूर आप पोस्ट कीजिएगा।